हमारे दैनिक जीवन में हम इस शब्द कार्य यानी कि वर्क को बड़े ही अस्पष्ट तरीके से परिभाषित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब भी मैं अपने भाई से यही कहूंगा कि मैं कार्य कर रहा हूं, लेकिन मेरा भाई जरूर यह कह सकता है कि वह कोई कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि वह तो कंप्यूटर पर गेम खेल रहा है। तो अस्पष्ट परिभाषा का मतलब यही है, यानी यह कह पाना काफी मुश्किल है कि हम कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं। अब भौतिक विज्ञान में हम एकदम सटीक परिभाषाओं की बात करते हैं, तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि भौतिक विज्ञान के अनुसार हम कार्य को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिए, भौतिक विज्ञान में किसी वस्तु पर किया गया कार्य बराबर होता है उस वस्तु पर आरोपित बल गुणा उस वस्तु का विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब अब हम तुरंत ही समझ जाते हैं कि अगर हमें वस्तु पर कार्य करना है तो हमें या तो उसे धकेलना होगा या उसे खींचना होगा, यानी हमें उस पर किसी प्रकार का बल आरोपित करवाना है तो हमें यह करना पड़ेगा। और जब हम उस वस्तु को धकेल रहे हैं या खींच रहे हैं तो हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि वह वस्तु गति कर रही है। तो भौतिक विज्ञान में किसी वस्तु पर कार्य करवाने के लिए यह आवश्यक शर्त होती है। तो हमें वस्तु को धकेलना होगा, क्योंकि अगर हम वस्तु को धकेलते या खींचते नहीं हैं तो उस वस्तु पर आरोपित बल शून्य हो जाएगा, जिससे उस वस्तु का जो कार्य है वह भी जीरो हो जाएगा। और जब हम वस्तु को धकेल रहे हैं तब हमें यह भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वह वस्तु गति कर रही है, क्योंकि अगर वस्तु गति नहीं करती है तो उसका विस्थापन जीरो हो जाएगा, जिससे कार्य भी जीरो हो जाएगा। तो अब आइए इससे संबंधित हम कुछ उदाहरण देखते हैं ताकि हमें यह और ज्यादा अर्थपूर्ण लगे। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई सामान वाली गाड़ी को इस प्रकार से धक्का दे रहा है। तो क्या अब आपको लगता है कि यह लड़की इस सामान गाड़ी पर कार्य कर रही है? तो चलिए अब इसे देखते हैं। अब देखिए, क्योंकि यह लड़की इस सामान गाड़ी को धक्का दे रही है तो इसका मतलब है कि यह इस सामान गाड़ी पर एक बल आरोपित कर रही है। और यह भी ध्यान दीजिए, जब यह लड़की इस सामान गाड़ी को धक्का दे रही है तो यह सामान गाड़ी गति भी कर रही है। तो अब हम यह कह सकते हैं कि यह लड़की इस सामान गाड़ी पर बल आरोपित कर रही है और इसकी वजह से यह सामान गाड़ी विस्थापित भी हो रही है। तो हम कहेंगे कि यह लड़की इस सामान गाड़ी पर कार्य कर रही है। अब आइए यहाँ पर एक और उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ एक व्यक्ति एक दीवार को धकेलने की कोशिश कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या यह व्यक्ति कार्य कर रहा है? अब आइए इसके बारे में सोचते हैं। तो क्योंकि यह व्यक्ति इस दीवार को धकेलने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब है कि यह इस दीवार पर बल आरोपित कर रहा है, लेकिन यहाँ पर यह दीवार गति नहीं कर रही है, यानी यह अपनी जगह पर ही स्थिर है। तो हम कहेंगे कि भले ही यह व्यक्ति इस दीवार पर बल आरोपित कर रहा है, लेकिन यह इस दीवार को गति नहीं करवा पा रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई भी कार्य इस व्यक्ति का नहीं होने वाला है। आप अब यह जरूर सोच सकते हैं कि हम तो लगातार 3 घंटे तक इस दीवार को धकेलने की कोशिश कर रहे थे, हम तो काफी थक गए हैं, लेकिन इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हम इस दीवार को गति नहीं करवा पाए हैं, यानी इसे विस्थापित नहीं करवा पाए हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं होगा। अब चलिए एक और उदाहरण देखते हैं और हम बाह्य अंतरिक्ष में चलते हैं, जहां पर कोई भी गुरुत्वाकर्षण और कोई भी घर्षण नहीं है, और इससे हम चीजों को सरल बना पाएंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास एक एस्ट्रोनॉट है, यानी कि अंतरिक्ष यात्री है, जिसके हाथ में एक गेंद है। अब मान लीजिए यह अंतरिक्ष यात्री इस प्रकार से इस गेंद को फेंक देता है। तो अब आपको क्या लगता है, क्या इसने यहां पर कोई कार्य किया है? एक बार इसके बारे में सोचिए। अब आइए हम इसे देखते हैं। तो अब देखिए, जब यह अंतरिक्ष यात्री इस गेंद को फेंक रहा है तो इस गेंद को फेंकने के लिए यह इस गेंद को धकेल रहा है, यानी कि पुश कर रहा है। और यह भी ध्यान दीजिए, जब यह इस गेंद को धकेल रहा है तो यह गेंद यहां पर विस्थापित हो रही है, यानी यह गेंद गति करती है जब हम इसे धकेलते हैं। तो अब इसका मतलब है कि इस अंतरिक्ष यात्री ने इस गेंद पर बल आरोपित किया और इसे विस्थापित भी किया, और इसकी वजह से इस अंतरिक्ष यात्री ने इस गेंद पर कार्य किया। लेकिन अब यह सोचिए कि इस गेंद के फेंके जाने के बाद क्या होगा? क्या अब आपको लगता है कि यह अंतरिक्ष यात्री अब इस गेंद पर कार्य कर रहा है? एक बार इसके बारे में सोचिए। तो चलिए अब इस गेंद को एक बार यहां पर लेकर आते हैं, और मैं आपको बता दूं कि एक बार जब यह अंतरिक्ष यात्री इस गेंद को फेंक देता है तो उसके बाद अब यह इस गेंद को नहीं धकेल रहा है। यह तो निश्चित है कि यहां पर यह गेंद गति कर रही है, यानी कि यह विस्थापित हो रही है, लेकिन एक बार फेंके जाने के बाद इस गेंद को धकेला नहीं जा रहा है। तो एक बार इस गेंद को फेंके जाने के पश्चात यहां पर इस पर कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है, क्योंकि फेंके जाने के बाद इस पर कोई भी बल नहीं लग रहा है। याद रखिए कि हमें इस गेंद को धकेलना है और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि यह गति कर रही हो। तो यहाँ पर अंतरिक्ष यात्री ने केवल तब तक ही कार्य किया है जब तक यह गेंद उसके हाथ में थी। एक बार जैसे ही यह गेंद उसके हाथ से निकल जाती है तब अंतरिक्ष यात्री के द्वारा किया गया कार्य शून्य हो जाता है। तो ये चीज तो काफी मजेदार है। अब आइए कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए एक आदमी है और इसने इस प्रकार से एक लोहे का दंड, जिसे हम बारबेल कहते हैं, यह पकड़ रखा है। तो आपको क्या लगता है, क्या यह आदमी यहाँ पर कोई कार्य कर रहा है? चलिए यह देखते हैं कि क्या यह व्यक्ति इस बारबेल पर किसी तरह का बल आरोपित कर रहा है।
बिल्कुल, यह इस प्रकार से ऊपर की ओर इस बारबल पर बल आरोपित कर रहा है और निश्चित रूप से यह बल आरोपित कर ही रहा होगा, क्योंकि अगर यह व्यक्ति इस पर इस तरह से ऊपर बल आरोपित नहीं करता तो यह बारबल अपने भार के कारण नीचे गिर जाता। तो इसके भार को संतुलित करने के लिए यह व्यक्ति इस पर इस तरह से ऊपर बल आरोपित कर रहा है। तो क्या अब आप बता सकते हैं कि क्या यह व्यक्ति इस पर कोई कार्य कर रहा है? मुझे लगता है कि अब आप यह समझ गए होंगे कि यह व्यक्ति यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि यह इस बारबल को गति नहीं करवा रहा है। अब आपके मन में यह जरूर आ सकता है कि यह व्यक्ति तो इस बारबल को उठाने की वजह से यहाँ पर काफी थक गया है और इसके काफी पसीने भी आ गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भौतिक विज्ञान में केवल थक जाने और काफी पसीने आ जाने का मतलब कार्य करना नहीं होता है। तो यह व्यक्ति यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि यह इस बारबल को विस्थापित नहीं करवा रहा है। अब जरा यह कल्पना कीजिए कि यह व्यक्ति इस प्रकार ऊपर की ओर इस बारबल को विस्थापित करवाता है। तो अब हम कहेंगे कि इस व्यक्ति ने कार्य किया है, क्योंकि इसने इस बारबल को धकेला है और धकेलते समय यह बारबल विस्थापित भी हुआ है। अब चलिए एक आखिरी उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पर अब हम इस बारबल को मुक्त रूप से नीचे गिरा देते हैं और जब यह नीचे गिर रहा है तब आपको क्या लगता है कि यहाँ इस बारबल पर कोई कार्य किया गया है या नहीं? तो इसके बारे में जरा सोचिए। तो अब देखिए, पहले तो हमें यह लग सकता है कि इस बारबल को यहाँ पर कोई भी नहीं धकेल रहा है, तो इस पर किया गया कार्य शून्य होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कार्य के लिए हमें केवल बल की आवश्यकता है। जरूरी नहीं है कि इसे कोई धकेले, हमें बस किसी भी प्रकार का बल चाहिए। और हमें पता है कि यहाँ पर नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, जिसकी वजह से यह बारबल मुक्त रूप से नीचे गिर रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पर इस बारबल को नीचे की ओर खींच रहा है और जैसे जैसे यह बारबल नीचे की ओर गिरता है तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर यह विस्थापित भी हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में इस बारबल पर कार्य किया जा रहा है। हालांकि यह कार्य किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा रहा है, बल्कि यहाँ पर यह कार्य गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी के द्वारा किया जा रहा है। तो इससे हम यह समझे कि कोई भी बल कार्य कर सकता है जब तक कि वह वस्तु को विस्थापित करने में सक्षम है। यानी जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति ही हो जो यहाँ पर बल आरोपित कर रहे हो। अब यहाँ तक जब हम समझ गए हैं कि भौतिक विज्ञान में कब हम कह सकते हैं कि कार्य किया जा रहा है, तो चलिए एक विशिष्ट उदाहरण के लिए किए गए कार्य की गणना करते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर यह लड़की इस सामान गाड़ी को 30 न्यूटन के बल से धकेलती है और इसको 2 मीटर से विस्थापित कर देती है। हम विस्थापन को S से प्रदर्शित करते हैं। तो जरा सोचिए कि यहाँ पर यह लड़की इस सामान गाड़ी पर कितना कार्य करती है। मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज करें और इसके बारे में स्वयं से सोचें। अब आइए इसे हम कर लेते हैं। तो हम जानते हैं किया गया कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो यहाँ पर देखिए, जो बल है वह है 30 न्यूटन और जो विस्थापन है वह है 2 मीटर। तो किया गया कार्य बराबर आएगा 30 गुणा 2 यानी कि 60। अब आइए कार्य की इकाई के बारे में बात करते हैं। तो यह हमें मिला है न्यूटन गुणा मीटर में, यानी हम कह सकते हैं कि कार्य की इकाई होगी न्यूटन मीटर। अब बता दूं कि भौतिक विज्ञान में हम कार्य का उपयोग बार बार करते हैं और बार बार हम इसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं लिखना चाहते थे, इसलिए हमने यहाँ पर यह निश्चय किया कि न्यूटन मीटर को हम एक नया नाम दे देंगे और इसे हम जूल कह देते हैं। जूल को हम बड़े जे से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर इस जे का मतलब जूल है और यह एक वैज्ञानिक के नाम पर है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर भी किए गए कार्य की इकाई जूल होगी। तो हम कह सकते हैं कि इस लड़की ने इस सामान गाड़ी पर 60 जूल का कार्य किया है। अब इस वीडियो के अंत से पहले आपके दिमाग में यह सवाल आ सकता है कि यहाँ पर इस न्यूटन मीटर का मतलब क्या होता है, यानी यह क्या कहना चाहता है। या हम यहाँ पर यह भी सोच सकते हैं कि कार्य को हम बल गुणा विस्थापन के रूप में ही परिभाषित क्यों करते हैं, यानी ये सब चीजें कहां से आती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस सवाल का उत्तर हम भविष्य की वीडियोस में ही दे पाएंगे, जब हम ऊर्जा से परिचित हो जाएंगे और कार्य व ऊर्जा के मध्य संबंध को देखेंगे। तो एक बार जब यह हो जाएगा तब हमें ये चीजें काफी अर्थपूर्ण लगने लगेगी। अभी के लिए देखिए, हमने इस वीडियो में क्या जाना है। हमने जाना है कि भौतिक विज्ञान के अनुसार कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। यानी अगर हमें किसी भी वस्तु पर कार्य करना है तो हमें उस वस्तु को धकेलना होगा या खींचना होगा, और उसे धकेलते या खींचते समय हमें यह बात सुनिश्चित करनी होगी कि वह वस्तु गति भी कर रही है। हमने यह भी जाना कि कार्य की जो इकाई होती है वह न्यूटन मीटर होती है और न्यूटन मीटर को हम जूल भी कह सकते हैं। तो हम कहेंगे कि न्यूटन मीटर या जूल जो है वह कार्य की मानक इकाई है, यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट है।